विज्ञान ही है हमारे जीवन का आधार और विज्ञान ही करता हमारे हर सपने साकार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कंचन नेगी और दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो विषय है वो है उत्तराखंड में शिक्षा, शोध और नवाचार, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के हमारे स्टूडियो में उपस्थित है उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर यानी निदेशक महोदया प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रावत जी। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर मैम, और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू डॉक्टर कंचन, और दूरदर्शन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने ये मंच दिया जहां से अपेक्षा ये की जाती है कि हम उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। जी डॉक्टर नीता, जैसे कि कहा जाता है कि शिक्षा ही हमारे समाज की एक अहम धुरी है, तो आपके विचार से किस प्रकार से जो उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर है वो आज की शिक्षा प्रणाली के प्रति किस प्रकार से कार्य करता है? डॉक्टर कंचन, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर, जिसे हम संक्षिप्त में यूसर्क भी कहते हैं, ये एक स्वायत्त शासी संस्था है और हमारे उत्तराखंड शासन के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। और हमारे विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, जिनके कुशल निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। आपने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की एक बहुत बड़ी धुरी है। बिल्कुल, और ये एक 100% सही है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और यूसर्क जैसी संस्थाएं, जिनका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने वैज्ञानिक शिक्षण और अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण और उस अनुसंधान के प्रसार में जितने भी अनुप्रयोग किए जाते हैं उनको हम अपने उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हम नित प्रयासरत भी हैं और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में हम लोग अग्रसर हैं। जी, तो डॉक्टर नीता, क्या क्या एक्टिविटीज आपके सेंटर में होती हैं और किस प्रकार से हम दूर दराज के जो हमारे छात्र हैं या हमारे हायर एजुकेशन जो परस्यू कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन तक हम किस प्रकार से हम लोग पहुंच पाते हैं? यूसर्क, जैसा मैंने कहा कि हम लोग बहुत फोकस्ड हैं साइंस एजुकेशन और रिसर्च को लेकर, और हम अपने स्थापना काल से ही हमारा जो मैंडेट रहा है कि छात्रों में हम वैज्ञानिक अभिरुचि को कैसे विकसित करें। बिल्कुल, और हमारे समाज में जितनी भी उपलब्ध तकनीकी विज्ञान है उसको समाज के उपयोग के लिए कैसे लाएं, ताकि समाज भी एक विकसित दिशा में आगे बढ़े और उसका सतत एक विकास हो। उसके साथ ही युवाओं में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नित नए प्रयोगों के माध्यम से हम एक समग्र विकास की जो कल्पना करते हैं अपने प्रदेश के लिए, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो डॉक्टर, एक्टिविटीज की यदि बात करें तो मुझे लगता है कि जब हम स्टूडेंट्स थे, जब आप स्टूडेंट थे, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम कंपैरिजन में आज का समय देखें तो आज बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं और लैब्स में ज़्यादा लोग समय व्यतीत करते हैं, जो कि पहले ज़माने में नहीं था। इसलिए क्योंकि शायद बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है और हर कोई विद्यालय है, हर कोई स्कूल है, हर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। तो अगर हम ये देखा जाए, जो आपका सेंटर है ये, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? मे बी जैसे हम रोबोटिक्स की बात करें या हम ड्रोन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की बात करें, क्योंकि माना जाता है अगर हम विदेश की तुलना भी करें तो यहाँ की स्टडीज बहुत मायने रखती हैं और विदेशों में उतनी टफ स्टडीज नहीं होती। हाँ, हायर एजुकेशन के तौर पे डॉक्टर अनीता, वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस है, हमारी जो भारतीय जो शिक्षा है, उसका बहुत गहरा बेस रहता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके सेंटर के माध्यम से किस प्रकार से ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, किस प्रकार से हम बच्चों का और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं किताबी शिक्षा के अलावा? डॉक्टर कंचन, जैसा आपने अभी काफी विस्तृत ये प्रश्न रखा है जी, और थोड़ा मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगी
कि यूसर्क का एक जो बेसिक मैंडेट है जी। कि हम बेसिक साइंसेस को कैसे नर्चर करें और कैसे प्रमोट करें। बिल्कुल। तो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी जो थ्रस्ट एरियाज हैं उसमें प्रमुखतः रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड साइंस एजुकेशन है, सोसाइटल आउटरीच है और एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन को समाहित करते हुए एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारा जो उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड साइंस एजुकेशन में हमारे द्वारा बड़े अनुभव प्राप्त किए हैं और बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं। जैसे बहुत ये गर्व का विषय है कि हम उत्तराखंड के 13 जिलों में हम पहुंचे हैं और इन 13 जिलों में हमने 82 साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की, जिसे हम स्टेम कहते हैं, ये प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। और इन प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का जो एक मुख्य उद्देश्य है, या मैं कहूं कि एक जो विजन है, उसके पीछे अवधारणा यही है कि हम बच्चों को साइंस के प्रति उनका इंक्लिनेशन डेवलप करें, उनको मोटिवेट करें, उन्हें एनकरेज करें जी। और उनको विज्ञान ऐसा करने के लिए प्रेरित करें कि विज्ञान थ्योरेटिकल नहीं है, विज्ञान करके सीखा जाता है। बिल्कुल। और प्रोफेसर डॉक्टर नीता, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। तो दर्शकों, चलिए आइए अब देखते हैं दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की ये खास प्रस्तुति। यूसर्क उत्तराखंड के छात्रों, विशेषकर सुदूर ग्रामीण विद्यालयों तक वैज्ञानिक गतिविधियों, वैज्ञानिक नवाचार विचारों एवं बेसिक साइंस के सुदृढ़ीकरण के साथ ही पर्यावरणीय चेतना विकसित करने हेतु सतत प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर स्थापित स्टेम लैब्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की प्रयोगशालाएं छात्रों में प्रयोगात्मक ज्ञान, विज्ञान शिक्षा में सृजनात्मकता, नवाचार एवं वैज्ञानिक सोच को जागृत करने में सहायक सिद्ध हो रही है। हमारा प्रयास है कि विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता, उत्कृष्टता एवं प्रासंगिकता को स्थापित कर सके। राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा को सुदूर ग्रामीण विद्यालयों के छात्रों तक सुलभ करवाने हेतु यूसर्क कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों हेतु विज्ञान एवं अंग्रेजी पाठ्यक्रम के ई कंटेंट को द्विभाषीय माध्यम से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध करवा रहा है। यूसर्क द्वारा प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग से उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करते हुए छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित किए जाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। वैज्ञानिक गतिविधियों को विस्तार देते हुए विगत वर्ष अभिनव पहल के अंतर्गत एक्सपीरियंशियल लर्निंग एवं उद्यमिता विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य में केंद्र पोषित शोध संस्थान एवं विश्वविद्यालयों के सहयोगात्मक सहयोग से उच्च शिक्षा के छात्रों हेतु विभिन्न विषयों एवं प्रौद्योगिकी आधारित 7 दिवसीय हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। यूसर्क के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पाठ्यक्रम से नवाचार एवं विषयगत क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विज्ञान को संस्कृति एवं समाज से जोड़ते हुए एवं परंपरागत ज्ञान को समाहित करते हुए उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए गए, जिनसे छात्रों में नवाचार का संचार एवं प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार हेतु उचित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अध्यापक समाज की धुरी के रूप में छात्रों के समग्र विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं और वे प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इसी विचार को अंगीकार करके अध्यापकों को उनके द्वारा किए गए नवाचार, विज्ञान शिक्षा संचारण, शिक्षा की नई विधियों के प्रयोग,
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के मूलभूत सिद्धांतों को पोषित करने, अकादमिक उत्कृष्टता एवं नवीन अनुसंधान, नवाचार एवं परंपरागत ज्ञान के समावेश से प्रेरित समाज के विकास में किए गए उल्लेखनीय कार्यों हेतु द्वितीय युवा महिला वैज्ञानिक एक्सीलेंस अवार्ड, द्वितीय युवा महिला वैज्ञानिक अचीवमेंट अवार्ड से 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। परंपरागत ज्ञान में विज्ञान के समावेश से समाज में अनुकरणीय कार्य करने वाली 5 ग्रामीण महिलाओं को द्वितीय विज्ञान प्रयोगधर्मी महिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष आयोजित बाल समागम में विभिन्न जनपदों के कक्षा 10 से कक्षा 12 के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में 13 जिलों के 130 राजकीय इंटर कॉलेजों में स्थापित 130 वैज्ञानिक चेतना केंद्रों के माध्यम से वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की इस खास प्रस्तुति के उपरांत आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है, इसका चर्चा का विषय है उत्तराखंड में शिक्षा, शोध एवं नवाचार। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रावत जी। चलिए हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनीता जी, हम बात करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में, उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी इन्हांसमेंट के बारे में। तो ये जो स्टेम एजुकेशन है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 2001 में शुरू हुआ। तो किस प्रकार से हमारे बच्चों को इससे लाभ मिल रहा है और आपके सेंटर की इसमें क्या भूमिका है? जी, जैसे डॉक्टर कंचन, मैंने अभी एक अपना साझा किया विचार कि हमने टेक्नोलॉजी इनेबल्ड साइंस एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स पे बहुत फोकस किया है। उसी विचारधारा को अंगीकार करते हुए हमने 82 स्टेम लैब्स पूरे अक्रॉस द उत्तराखंड, एक तरफ आप उत्तरकाशी जिले के नेटवाड़ की बात करें या पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की बात करें, बेरीनाग की बात करें, गडोरा, जोशीमठ, चमोली की बात करें, ये मक्कू ऊखीमठ की बात करें, और उधर थैलीसैंड की अगर आप बात करें, तो ऐसा 82 स्कूल्स 13 जिलों में हमसे अछूते नहीं रहे हैं। क्या बात है। और ये हमारा प्रयास है कि आने वाले समय पे हम अपने उत्तराखंड के 95 ब्लॉक्स तक पहुंचे और उसके बाद हम न्याय पंचायत लेवल पर इसकी तरफ आगे बढ़े। हमारा जो इससे हमें बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बच्चे जब साइंस को करते हैं तब उनकी जो लर्निंग है वो बहुत डीप रूटेड लर्निंग होती है, और इन प्रयोगों को करने से उनके जो मूलभूत सिद्धांत है विज्ञान के, उनको भी समझने में उन्हें सहूलियत होती है, और इसके साथ साथ ही उनके सोचने का एक नजरिया बदलता है, उनके अंदर एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है कि वो स्वयं उस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर हम इनके साथ टेक्नोलॉजी का समावेश करें तो वो लंबे समय तक सस्टेन करेगी और बच्चे इसमें अपना करियर बना पाएंगे। हमारी स्टेम लैब की बहुत जो खूबसूरती है वो यही है कि हमने यहाँ का जो सिलेबस है उत्तराखंड का, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक का, उसको हमने कस्टमाइज किया है और उसको आधार बनाते हुए हमने इन स्टेम लैब्स की स्थापना की है, और जिसमें हमारा फर्दर जो हमारी चरण है क्रमबद्ध तरीके से इन्हें प्रारंभ किया गया था। आज हमारे जो स्टेम लैब्स हैं वहां हमने रोबोटिक्स प्रारंभ किया है, 3D प्रिंटिंग प्रारंभ की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की हमने बच्चों को सुविधाएं दी हैं कि उस कॉन्सेप्ट को समझें, उसे स्वयं से करके देखें, क्योंकि आप जानती हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ये लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर हम बेसिक साइंस के साथ समावेशित करते हुए चले तो हम एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, अपने छात्रों में उसको विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, और देखा भी ये जाता है जो फन वाइल लर्निंग की जो ये प्रक्रिया
प्रक्रिया है उसी में बच्चे बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और वास्तव में होता यह है कि आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो ये चाहते भी हैं कि बच्चों को दिखाएं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जैसे कि फोर्स, अगर हम यूट्यूब की बात करें, कितने वीडियोस आज हम देख पा रहे हैं जो कि हमारे इस टाइम पे नहीं हुआ करता था। हम वो बहुत मिस करते हैं डॉक्टर हनीता, आई एम श्योर आप भी मिस करती होंगी। अब स्टडीज बहुत आसान हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो सेंटर है, क्या ये बेसिकली सिर्फ सरकारी स्कूल तक सीमित है या केंद्रीय विद्यालयों तक सीमित है, या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन तक भी अप्रोच है और आप चाहते हैं कि वो बच्चे भी आपके सेंटर में विजिट ज़रूर करें? तो कैसे हम अगर लार्जर कम्युनिटी की बात करें, और देहरादून तो हमारा जो उत्तराखंड की कैपिटल है, देहरादून तो स्कूल्स के लिए फेमस है और बिल्कुल पूरी दुनिया में फेमस है, तो कैसे आप लार्जर प्रोस्पेक्टिव में आप इसको जोड़ सकते हैं? डॉक्टर कंचन, जैसा आपने कहा, अभी हमारी जो अप्रोच है, चूंकि हम उत्तराखंड शासन के एक स्वायत्त शासी संस्था हैं और उसके साथ साथ एक विचार है कि हम पहले चरण में वहां तक पहुंचे जहां पर संसाधनों की कमी है। और इसके लिए आपको अच्छा लगेगा कि जो हमने प्रथम चरण शुरू किया था वो हमने अपने सीमांत जिलों से प्रारंभ किया था। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली से हमने स्थापना की थी अपनी लैब्स की, और इन लैब्स की जब हमने स्थापना की और धीरे धीरे इसमें हम अन्य जिलों में पहुंचे और आज हम 13 जिलों में पहुंच चुके हैं। उसके पीछे अवधारणा यही है कि एक जगह हम एक सेंटर को डेवलप करें और उसके आसपास के स्कूल्स को भी वो सेंटर कैटर करें। आसपास के स्कूल्स के जो छात्र हैं वो भी उस सेंटर पे जाएं और उस स्टेम लैब से लाभान्वित हों। और ये इसमें कोई बंदिश नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे नहीं उसमें जा सकते या सरकारी। हाँ, प्रथम चरण में हमने जरूर ये प्रयास किया है, जैसा मैंने कहा कि एक्सेसिबिलिटी वहां तक पहुंचाइए जिनके लिए ये एक सपना जैसा बिल्कुल, जिनके पास वो मूलभूत साधन नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनीता, सपोज अगर हम जुड़ना चाहते हैं या आना चाहते हैं आपके सेंटर में, तो उसमें क्या कोई न्यूनतम कोई शुल्क है या फी है जो कि देना पड़ता है जुड़ने के लिए? उसके बारे में मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे हमारे प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए हो या हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हो, रिसर्चर्स के लिए हो या फैकल्टीज के लिए हो, सभी कार्यक्रम हमारे निःशुल्क हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जैसे मैं बात करना चाहूंगी कि हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में भी आज आपका मंच बहुत एक आपने सुखद एक हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जहां अपनी बात को हम पहुंचा सकते हैं मैक्सिमम लोगों तक, कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रारंभ करने वाली भी हम ऐसी पहली संस्था उत्तराखंड में बने हैं। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उत्तराखंड का जो था 2009 में 10 में उन्होंने वहां पर इसे प्रारंभ किया था प्रोफेसर JMS राणा ने। लेकिन उसके बाद उस संस्थान के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हम एक एकमात्र संस्था बनी है। और हायर एजुकेशन के छात्रों को, चाहे वो CSIR की लैब्स हो जहां पे हाई टेक्नोलॉजी बच्चे सीख रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, या फिर बेसिक साइंसेस की बात हो जहां पे प्लांट टेक्सोनॉमीज हैं, या एम्स की बात हो, ऐसे अनेक संस्थान हैं जिनके साथ हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स प्रारंभ किए हैं। और आप सबसे भी ये साझा करना चाहूंगी कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स हैं ये 7 दिवसीय हैं, 5 दिवसीय हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है। आपके आवास की व्यवस्था, आपके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, सारी की सारी जिम्मेदारी वो यूसर्क वहन करता है। और आज हमने अभी परसों ही एक 58th हमने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है और जिसके इतने सुखद परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा यही गया है कि छात्र किताबों में विषय को पढ़ते हैं, बिल्कुल, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, लेकिन जब वो स्वयं से करते हैं, चाहे छात्र स्कूल से जुड़े हों या हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हों, और अभी तक हम लगभग 5600 बच्चों को, 5600 स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ये हैंड्स ऑन प्रशिक्षण हम दे चुके हैं। और रेंज आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि रेंज, जैसा मैंने कहा, राइट फ्रॉम द बेसिक साइंसेस टू द
अप्लाइड साइंसेस, राइट फ्रॉम द प्लांट टेक्सोनॉमी, एनिमल टेक्सोनॉमी, एग्रो इकोलॉजी का इंटीग्रेटेड केमिकल एनालिसिस हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, तो एक एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी हो, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ऐसे अनेक विषय हैं जिनसे हम बच्चे करके सीखते हैं। और इसका जो सकारात्मक पक्ष ये है कि आगे यही छात्र जब एक शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे या एक शोधार्थी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो उनका जो बेस है वो बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, और प्रशिक्षण की आपने बात कही डॉक्टर अनीता, प्रशिक्षण तो बेहद जरूरी है, केवल बच्चों का ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो अध्यापक गण हैं, जो जितना कि हमारे हम केवीज में देखते हैं कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एफडीपीज के नाम से काफ़ी प्रचलन में रहता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, तो ये लोग सब अपने टीचर्स को भी समय समय पर, क्योंकि समय के साथ एडवांसमेंट बहुत हो रही है, जो टीचिंग पेडागोजीज की यदि हम बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेटेस्ट टीचिंग ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट टीचिंग टेक्निक्स हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पूरे हमारे दर्शकों की ओर से कि आपने कहा कि आप प्रशिक्षण कराती हैं, उसमें कुछ कोर्सेज आप जैसा आपने कहा कराते हैं, तो न्यूनतम जो एक आयु है, सबसे अगर कोई छोटा बच्चा यदि जाना चाहे तो वो न्यूनतम आयु क्या है, और मैक्सिमम तो मुझे लगता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, कोई भी आ सकता है, तो क्या आपके पर्टिकुलर किसी समय पर ही आपके कोर्सेज निकलते हैं, और यदि निकलते हैं कैसे हमारे दर्शकों तक पहुंचे, तो ये इस बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, जैसे मैंने कहा ये 5 दिवसीय है और 5 से 7 डेज का है, लेकिन स्कूली बच्चों के लिए इसे हमने 2 दिवसीय रखा है। और इन बच्चों की सारी व्यवस्था, ये ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल नहीं है, स्कूल के बच्चों के लिए, और उसमें हमारे जो छात्र सम्मिलित होते हैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के लिए। लेकिन हायर एजुकेशन में ये कंपल्सरीली एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास, चूंकि आज हम उत्तराखंड में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास राज्य सरकार से वित्त पोषित और केंद्र पोषित ऐसे शोध संस्थान हैं, ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर वैज्ञानिक उपकरण हैं और मूर्धन्य वैज्ञानिक वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमने सबसे अनुरोध किया है, अपने ये 4 वर्ष का मेरा कार्यकाल हुआ है, इसमें हम सभी संस्थानों से हमने अनुरोध किया कि कृपया अपने संस्थानों के दरवाजे हमारे बच्चों के लिए भी खोलिए। क्या बात और उसके इतने सुखद परिणाम हैं कि आज हम प्रत्येक अपने जो संस्थान हैं इनके साथ हम कोलैबोरेशन मोड पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे IIPs हों, चाहे IITs हों, चाहे आइसर मोहाली हो, जिनके साथ हमने अभी हाल में ही MOU साइन किया है, या CSIR की इमटेक की लैब हो चंडीगढ़ में, इस तरह से, या एम्स हो ऋषिकेश में, तो बहुत जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने शोध संस्थान हैं, ZSI है, BSI है, सॉइल एंड सेंटर का वाटर कंजर्वेशन का यूनिट है, इन सब के साथ एक कोलैबोरेटिव मोड पे हम काम कर रहे हैं और हमारे छात्रों को ये अपने यहाँ प्रशिक्षण देते हैं, चाहे वाडिया इंस्टीट्यूट है। और आप को ताजुब होगा कि इसमें हायर एजुकेशन के छात्र राइट फ्रॉम BSc 1 से लेकर, जैसा मैंने कहा कि फैकल्टीज तक के लिए हम ये कार्यक्रम का संचालित करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और FDP में अगर बात करूं, हमने टीचर्स के लिए, फैकल्टीज के लिए भी ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम रखे और टीचर्स के लिए भी रखे हैं। बिसाइड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, हमने FDP को भी बहुत फोकस किया है, खासकर से मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हमने 13 दिवसीय ATM स्कूल्स हम संचालित करते हैं। और बहुत सारे हमारे FDPs हैं कि रिसर्च पेडागोजी को लेकर, साइंटिफिक न्यू टेक्नोलॉजीज की जो नया हुआ है उसमें नई नई विधाओं को लेकर, टीचिंग को लेकर, ये इस तरह के FDPs हमारे रेगुलर चलते रहते हैं। और अमूमन अगर हम बात करें तो प्रत्येक माह हम कम से कम 4 एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ट्रेनिंग्स को हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने छात्रों के लिए। पूरे प्रदेश भर से हमारी यूसर की वेबसाइट पे नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं और उसमें जो भी हमारी एक संख्या है उसके आधार पर छात्रों का चयन करके उन्हें फिर ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर अनीता, अभी आपने बात की छात्रों के चयन के बारे में, तो क्या कुछ रूल्स हैं या कुछ आपने उनको फिल्टर आउट करने के लिए क्या कुछ
बनाया हुआ है कि जिस प्रकार से हमको लगा हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? जी, वैसे मैंने कहा जैसे हमारा तो मेन फोर्टे साइंस एजुकेशन और रिसर्च को ही स्ट्रेंथन करना है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जब इसको लॉन्च करते हैं तो उस थीम के आधार पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं कि अगर हम मान लीजिए एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं जो बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेस से हो या एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस से हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं जो बायोलॉजिकल साइंसेस जिनका फोर्टे हो, जिनका जो बैकग्राउंड जो जिनका बैकग्राउंड हो, उसी के आधार पर ये चयन की प्रक्रिया की जाती है। जी, और डॉक्टर नीता, जो एक्सकर्जन्स की यदि बात करें, जब हम छोटे थे तो बहुत एक्साइटेड होते थे एक्सकर्जन्स पे जाने के लिए। वो हमको लेके जाते थे अलग अलग संस्थानों में, बताते थे किस प्रकार से। सपोज जर्नलिज्म की यदि बात करें तो कॉलेज में भी हमने काफ़ी विजिट किया है, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं, ITs, एंड स्कूल में एक्सकर्जन्स के लिए लेके जाते थे। तो क्या आप भी, आर यू ऑल्सो ओपन, आप भी ओपन है कि जितने भी स्कूल्स हैं वो आए और एक्सकर्जन पे अपने बच्चों को एटलीस्ट वो दिखाएं कि देखिए ये भी लैब्स हैं, इस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं, ताकि जिस बच्चे का शौक है वो उधर पे आके अपना और ज़्यादा ज्ञानवर्धन कर सकता है? जैसा आपने कहा तो इसको हम इंस्टीट्यूशनल विजिट्स कहते हैं। जी। और हमने पूरे उत्तराखंड में जो हमारे इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ हमने 200 विज्ञान चेतना केंद्र स्थापित किए हैं। और इन विज्ञान चेतना केंद्रों का जो मुख्य गतिविधियां हैं वो वैज्ञानिक और पर्यावरणीय गतिविधियों को संचालित करते हैं और समय समय पर उनके लिए हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो अभी हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जितने विज्ञान चेतना केंद्र हैं 200, इनके छात्रों के लिए हम इंस्टीट्यूशनल विजिट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अलग अलग संस्थान, जैसे मैंने कहा कि इतने केंद्र पोषित संस्थान है, राइट फ्रॉम द IIP से लेकर ZSI, BSI, FRI, वाइल्ड लाइफ, वाडिया इंस्टीट्यूट। अभी हमारे बच्चों ने सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स का वो भी संस्थान विजिट किया। तो और एक बहुत इनोवेटिव तरीके से हमने एक और काम किया है, जब इंस्टीट्यूशनल विजिट्स की बात आती है और जब हम नेशनल डेज को किसी को सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई जो पर्टिकुलर डे है, सपोज बायोडाइवर्सिटी डे है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे जो छात्र हैं उस संस्था पे जाएं जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम करती है। तो बच्चों को उस भाव को समझने पे और उसको ग्रहण करने में आसानी होती कि यस, दिस इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर एरिया। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल विजिट्स हमारे लगातार संचालित किए जाते हैं। जी, डॉक्टर नीता, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यदि हम बात करें, आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जो युवा संग्राम करके जो कार्यक्रम है उसमें विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, तो उसमें भी जो 5 Ps की यदि बात करें, चाहे हम पर्यटन की बात करें या हम पीपल टू पीपल कॉन्वर्सेशन की बात करें, तो किस प्रकार से जो आपका सेंटर है वो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस उद्देश्य को फुलफिल करता है? डॉक्टर कंचन, जैसा आपने हमारी NEP 2020 की बात करी, आपसे साझा करते हुए अच्छा लगेगा कि इस NEP 2020 को यूसर्क ने आत्मसात किया और उसके पीछे अवधारणा यही थी कि अब छात्रों के बीच में हम स्किल को कैसा विकसित करें ताकि हमारे छात्र जो हैं एक इनोवेटिव विचार की तरफ जाएं, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े और अल्टीमेटली इनोवेशन से वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। बिल्कुल डॉक्टर नीता, बस समय का अभाव है और आपसे चर्चा करके बेहद आनंद आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला खास एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूंगी हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को, कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे आज के महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कांचन।